वेलकम टू नजरिया द विजन। तो हमारा अजमेर क्षेत्र तो गिरावट में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो नोटबंदी जिसने अजमेर क्षेत्र को धराशायी किया, फिर उसके अगले साल जीएसटी जिसने फिर उसको जो धराशायी किया, फिर उसके अगले साल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्राइसिस हुआ, उससे उस पर असर हुआ। आज का सबसे डेंजरस इकोनॉमिक मिथ क्या है जो लोग करोड़ों लोग सच मानते हैं? जब चीन के ऊपर उन्होंने 100% टैरिफ लगाया तो चीन ने भी लगा दिया। हम तो चुप रहे, हमारे ऊपर 25% से 50% हो गया, हम चुप रहे, हम आवाज नहीं कर पाए क्योंकि हम हमारे देखिए दो चीजें हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय में तो हम 140वें स्थान पे हैं जी, मतलब हमारी प्रति आय तो करीब $2,500 ही है ना। तो मतलब हम एक गरीब देश ही है अभी। तो यहाँ से उठ के अगर हमको एक उन्नत देश बनना है, जो एडवांस कंट्री जिसको मानते हैं, तो हमें $14,000 प्रति व्यक्ति आय चाहिए। उसके लिए तो हमारे 11% का ग्रोथ रेट। तो आपके हिसाब से इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है या सिर्फ वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है? बात कर रहे हैं रुपए की वैल्यू डिवैल्यूएट होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास है या अमेरिका के पास है या चाइना के पास है, मिडिल ईस्ट के पास तो नहीं है। रुपए से और दरहम और रियाल में भी अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले 4-5-7 सालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। जिस तरह से रियाल डॉलर में आया है उसी तरह से रुपए के साथ इनका भी डिफरेंस आया है। तो सिर्फ इंडियन रुपीज ही डाउन हो रहा है बस। गलत दिशा में जो जा रहे हैं, जिससे कि हम असंगठित क्षेत्र को जो धराशायी कर दिया, जिससे हमारी शिक्षा बहुत ही कमजोर है, R&D बहुत कमजोर है, ये सारी चीज मिलकर देश बहुत ही कमजोर हो गया। ले एडवाइस ले तो आप क्या कहेंगे कि जॉब करो, स्टार्टअप करो, फ्रीलांसिंग करो या पासपोर्ट बनवा लो? ये स्टार्टअप करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेवल पे है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उसी की वजह से गरीबी है। क्योंकि अगर 38 करोड़ लोगों को 145 करोड़ को जो है सपोर्ट करना है तो हर एक व्यक्ति पे 4.4 व्यक्ति का बोझ है। अगर 60 करोड़ होते जिनके पास ढंग का काम होता तो सिर्फ एक व्यक्ति को 2.2 को सपोर्ट करना पड़ता और स्थिति बेहतर हो जाती। तो उसमें कृषि भी है, उसमें हमारा माइक्रो सेक्टर भी है। माइक्रो सेक्टर जो है वो जीएसटी से परेशान है, स्मॉल सेक्टर जीएसटी से परेशान है। तो जीएसटी का रिफॉर्म करना जरूरी है। फिर उनको मदद देना जरूरी है कि उनको हम मदद दें कि कैसे उनको फाइनेंस हो, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग हो, उसके लिए कोऑपरेटिव वगैरह हो। तो ये सब हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो एम्प्लॉयमेंट पे थी उसमें ये सारे कदम हम लोगों ने सुझाए थे कि किस प्रकार से नीतियां बदली जानी चाहिए, जिसके लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही हमें बदलना पड़ेगा नीतियों का। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। तो प्रोफेसर साहब, इकोनॉमी को आम तौर पर नंबर से समझा जाता है, लेकिन हम नंबर्स नहीं इंसानों की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। एक आम हिंदुस्तानी को लगता है कि उसकी सैलरी कम पड़ रही है। टीवी पर बताया जाता है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। तो दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? अच्छा, तो वो सरकार ध्यान लगाई थी कि अब हमें पता होना चाहिए कितने हैं हमारे जो अजमेर क्षेत्र के लोग। तो एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया गया था जी, तो उसमें 31 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। तो ये वो लोग हैं जो कि कंप्यूटर का एक्सेस है, यानी कि अति गरीब जो है उन्होंने तो रजिस्टर नहीं किया। तो इन्होंने जो 31 करोड़ है उनमें से जो शुरुआती दौर में बताया कि 90% ने कहा कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं जी। तो जो 10,000 रुपए से कम कमाता है वो तो गरीबी की रेखा के नीचे हुआ। आज जो वर्ल्ड की गरीबी की रेखा है वो $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जी। तो अगर 5 लोगों का परिवार है तो उसके लिए 42-43 हजार रुपए महीना चाहिए। और ये तो बोल रहे हैं कि हम जो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। इसलिए अगर आप ये मान के चले कि जो हमारा अजमेर है वो बहुत परेशानी में है, तो यानी कि 94% लोग तो परेशानी में है। करेक्ट। तो जब 94% लोग परेशानी में है तो फिर हम उनको आम आदमी ठीक कर रहा है वो नहीं कह सकते। जो ठीक कर रहा है वो तो हमारा सवेरे क्षेत्र है। सवेरे क्षेत्र में भी हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी परेशानी में है। यानी कि हमारे यहाँ जो ठीक कर रहे हैं वो तो आप ज्यादा मान लीजिए जो अमीर लोग हैं 0.5%, जो फिर अपर मिडिल क्लास के लोग हैं 2%, फिर जो मिडिल क्लास है 3-4%, वही लोग मतलब 4-5% लोग ही हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था सरकार कहती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। मतलब इस सब अर्थव्यवस्था में नहीं, जो लार्ज इकोनॉमी है G20 की है उनमें हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है। पर मेरा मानना है कि ये आंकड़ा सही नहीं है।
इसमें हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको हम इंडिपेंडेंटली नहीं मेजर करते, तो हमारा असंगठित क्षेत्र तो गिरावट में है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो नोटबंदी जिसने असंगठित क्षेत्र को धराशायी किया, फिर उसके अगले साल जीएसटी जिसने फिर उसको धराशायी किया, फिर उसके अगले साल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का क्राइसिस हुआ उससे उस पर असर हुआ, फिर पैंडेमिक से असर हुआ, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर से बहुत आगे जो हमारा जो पश्चिम एशिया की जो युद्ध है उससे हुआ। तो मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा 2% का एवरेज ग्रोथ रेट रहा है 2016-17 से। सरकार कह रही है 6.5-7% है। मेरा मानना है कि जो असंगठित क्षेत्र जो गिरावट पे है उसको जोड़ लें और पैंडेमिक का असर जोड़ लें, यूक्रेन युद्ध का असर जोड़ लें, जीएसटी का असर जोड़ लें, तो 2% से ज्यादा का ग्रोथ रेट नहीं है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था $3.8 ट्रिलियन जो सरकार कहती है उसकी जगह $2.5 ट्रिलियन से भी कम है। तो इसलिए हम मतलब जो चौथे स्थान पे नहीं, हम तो 9वें स्थान पे अभी हैं। तो इसलिए सरकार का जो डेटा है वो सही नहीं है, क्योंकि जो तरीका है उनका जीडीपी नापने का वो सही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो जो 2% लोग जो वेरी हाई इनकम वाले हैं उनको इकोनॉमी में शामिल नहीं करना चाहिए? नहीं, उनको शामिल करना चाहिए, लेकिन जो 94% असंगठित क्षेत्र में है जहां पे गिरावट है उसको शामिल करना चाहिए। उसको हम शामिल नहीं करते। हम तो सिर्फ संगठित क्षेत्र का डेटा के आधार पे हम बोल देते हैं कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 6.5-7% है, जबकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ट्रेड सेक्टर देख लीजिए, तो ट्रेड सेक्टर में ई कॉमर्स 30% बढ़ रहा है, जबकि जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे है, क्योंकि डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई है। तो जो गिरावट है उसको हम अलग से नहीं नापते। हम मान लेते हैं कि जैसे कि हमारा जो ट्रेड सेक्टर जो संगठित क्षेत्र का बढ़ रहा है उसी रफ्तार से असंगठित क्षेत्र का बढ़ रहा है, जबकि संगठित क्षेत्र का ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है और असंगठित का क्षेत्र का जो गिरावट है। उसी तरह आपका डेटा आता है प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से, लेदर गुड्स इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल से, एफएमसीजी से, लगेज इंडस्ट्री से, जो दिखा रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे। असंगठित क्षेत्र जो गिरावट पे है उसको भी हमको अपने जीडीपी के डेटा में नापना चाहिए। हम सिर्फ संगठित क्षेत्र के डेटा के आधार पर बोल देते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट 6.5-7% है। तो जो मैं 2016-17 से लिख रहा हूँ कि हम जो गिरते हुए सेक्टर को प्रॉक्सी कर लेते हैं बढ़ते हुए सेक्टर से, तो जो गिरावट है वो हम दिखाते नहीं है, सिर्फ हम जो बढ़ा है वही दिखा रहे हैं। जबकि हम गिरावट भी इंक्लूड कर ले तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 6.5-7% की जगह 2-2.5% ही निकलेगा। तो इसलिए हमारा डेटा ही सही नहीं है, और हमारा डेटा जो रोजगार का है वो भी सही नहीं है। उसी तरह हमारा डेटा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है वो भी सही नहीं है। अब आप देखिए तो जैसे पिछले दिनों पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद जो हमारा ब्लैक मार्केटिंग हुआ गैस के जो सप्लाई में, तो लोग 950 का सिलेंडर 4,000, 5,000, 5,500 में खरीद रहे थे। जो वो गैस भरवाते थे 100 रुपए किलो की, वो 400-500 की जा रही थी। तो यानी कि जिसके आमदनी 10-11 हजार रुपए है, उसका अगर गैस का सिलेंडर में 4,000 रुपया अतिरिक्त हो गया तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन का रेट 30-40% हो गया। वो 3.5% का रेट तो हम लोग के लिए है, क्योंकि हमारी पाइप गैस में तो दाम बढ़ा नहीं। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए इन्फ्लेशन बहुत तेज हो गया, तो उसकी जो हालत खराब हो गई। वो जब पलायन किया, उसने शहर से गाँव गया, बच्चे की फीस नहीं दे पाया, वो जो अपना खाना ठीक से नहीं खा पाया, दिन में एक बार ही खाना बना रहा था। और मैंने सुना है कि अभी भी, हालांकि अब पश्चिम एशिया में कुछ तो बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी जो सिलेंडर जो 950 का है वो अभी भी 2,500-3,000 का जा रहा है। यानी जो गरीब आदमी है उसके लिए तो इन्फ्लेशन का रेट बहुत तेज है, जबकि सरकार कहती है तो 3.5%। तो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है, हमारा जो जीडीपी का बढ़त का रेट है, ये सारे डेटा सही नहीं है। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो आपके हिसाब से सही नहीं है, वो लॉजिकल होना चाहिए। अच्छा, इसी में एक बात सामने आई कि आपने बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो थे, असंगठित जो काम थे, वो उसमें गिरावट आई बहुत तेजी के साथ। अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड भी नहीं थे, और जो ऑर्गेनाइज जो भी है जी, मतलब जितना भी रिकॉर्डेड है उसमें भी गिरावट है, जो अनरिकॉर्डेड है वहां तो पता ही नहीं कि क्या है। तो इसलिए हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसमें करीब 7 करोड़ यूनिट्स आते हैं दादा। 7 करोड़ यूनिट में आप जो जिस तरह से डेटा इकट्ठा करते हैं वो सही नहीं है या पूरा नहीं है। तो इसलिए जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसमें जो गिरावट है उसको हमारे डेटा में रिकॉर्ड नहीं किया जाता जी। अच्छा, आज का सबसे डेंजरस इकोनॉमिक मिथ क्या है जो लोग, करोड़ों लोग सच मानते हैं? आम आदमी तो डेटा नहीं जानता,
वो तो अपनी जो लिविंग कंडीशन को देखता है ना। लिविंग कंडीशन उसकी बहुत ही खराब है, क्योंकि उसके जो अगर आप देखें तो साफ पानी नहीं मिलता, सही उसको बिजली नहीं मिलती है, बच्चों को स्कूली शिक्षा ठीक नहीं मिलती है, स्वास्थ्य का जो प्रबंधन नहीं है, तो बड़ी अनसिविलाइज कंडीशन में हमारा आम आदमी रहता है, जो 94% जो शहरी क्षेत्र का है। जैसे कि आप देखिए कि एजुकेशन के मामले में एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो हिंदी में हम असर बोलते हैं। उसमें बताया जाता है कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें से 40% दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं या वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे जो 90% बच्चे हैं उनको कोई ढंग की शिक्षा नहीं मिलती, और जो शिक्षा मिलती भी है वो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा 3-4-5% बच्चों को मिलती है। तो शिक्षा के अभाव में हमारा जो लेबर है वो काफी इंडस्ट्री कहती है वो अनएम्प्लॉयबल, क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता, उसकी शिक्षा भी ठीक नहीं है, तो उससे उनके जो हमारे वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी बढ़त में परेशानी आ जाती है, और जब ये सब होता है तो फिर हमारा जो हायर एजुकेशन है उसको उसका गलत असर पड़ता है, क्योंकि हायर एजुकेशन तो निर्भर करती है कि आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है वो सही होगी, और जब हायर एजुकेशन कमजोर होती है तो हमारा R&D का कमजोर पड़ जाता है। और आज हम R&D में दुनिया में पिछड़ गए हैं, हम चीन से भी दब जाते हैं, अमेरिका से भी दब जाते हैं, रूस से भी दब जाते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो खत्म हो गई है। हम चीन से कोशिश करते रहते हैं कि उनसे ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो जाए, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। 3 साल पहले वो $85 बिलियन था, आज वो $102 बिलियन हो गया। यानी कि जो देश जिसने हमारे यहाँ जो घुसपैठ कर रखी है ना, उसको हम $102 बिलियन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे बच नहीं पाते, क्योंकि वो हमको हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी सस्ता देता है, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी सस्ता देता है। वहां से बगन का मांझा भी आता है, दिवाली की लाइट भी आती है, पिचकारी भी आती है, गणेश की भी आती है, स्मॉल स्केल सेक्टर के जो बैटरी है, जो मतलब जो टॉर्च है, पंखा है, वो सब भी आ जाता है। और हाई टेक्नोलॉजी में हम API फॉर फार्मास्यूटिकल्स है, फिर हमारा जैसे कि आप देखिए ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फिर आपके बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनमें चाइनीज मशीनरी लगी है, जिसके लिए हमें चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कि जब सरकार ने गलवान के बाद जब वीजा देना बंद किया चाइनीज को, तो हमारे बिजनेसमैन परेशान हो गए, क्योंकि उनकी फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। इसीलिए ट्रम्प के सामने हम खड़े नहीं हो पाते, चीन खड़ा हो जाता है। जब चीन के ऊपर उन्होंने 100% टैरिफ लगाया तो चीन ने भी लगा दिया, हम तो चुप रहे, हमारे ऊपर 25% से 50% हो गया, हम चुप रहे, हम आवाज नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे वो स्टैंडिंग नहीं है। अगर हमारे पास R&D होता तो हम भी खड़े हो जाते। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है, हम सबसे दब जाते हैं बड़े देशों से, और ये हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, ये जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो बात हो रही है होती है, एक तो इसकी हकीकत क्या है, दूसरी बात ये एक आईना दिखाती है हमारी लिविंग स्टैंडर्ड का, हमारी प्रॉस्पेरिटी का, हमारे जो डिसेंट्रलाइजेशन का, इसका आईना है कि नहीं है। और ये एक तो सबसे पहली बात की ये हकीकत में 510 ट्रिलियन जो बात होती है इकोनॉमी की, इसकी हकीकत क्या है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय में तो हम 140वें स्थान पे हैं जी, मतलब हमारी प्रति आय तो करीब $2,500 ही है ना, तो मतलब हम एक गरीब देश ही है अभी। तो यहाँ से उठ के अगर हमको एक उन्नत देश बनना है, जो एडवांस कंट्री जिसको मानते हैं, तो हमें $14,000 प्रति व्यक्ति आय चाहिए। उसके लिए तो हमारे 11% का ग्रोथ रेट होना चाहिए, क्योंकि डॉलर टर्म्स में है और हमारा रुपया तो कमजोर होता जा रहा है। तो कम से कम 11% की रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होगी तो हम बोले 2047 तक नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी हम $3.8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं है, अभी तो हम $2.5 ट्रिलियन या उससे भी कम है जी। तो हम 2028-29 तक नहीं बन पाएंगे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। पहले कहा गया था कि हम 2022 तक हो जाएंगे, तो कहा गया 2025 तक हो जाएंगे, फिर कहा गया कि 2030 तक हो जाएंगे। तो हम अगर 2% का ग्रोथ रेट है तो हम कहां से जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो अगर सही आंकड़े लेके चले तो हम न तो अभी $5 ट्रिलियन होने वाले हैं, न ही $10 ट्रिलियन होने वाले हैं। उसके लिए तो हमें कम से कम 8-9% का ग्रोथ रेट चाहिए, जबकि हम बढ़ रहे हैं 2% के आसपास ही बढ़ रहे हैं। और सरकार कहती है कि देखो, अगर आप IMF का डेटा देखो, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखो, ADB का देखो,
वो भी कह रहे हैं कि हम 6.5% बढ़ रहे हैं। पर मेरा कहना है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB डेटा नहीं इकट्ठा करते, वो तो सरकारी डेटा के आधार पर चलते हैं, क्योंकि वो डेटा कलेक्टिंग एजेंसी तो है नहीं। तो सरकार कहती है वही ADB कहेगा, वही IMF कहेगा। तो जो कमजोरी हमारे डेटा में है, सरकार के डेटा में, वही कमजोरी IMF के डेटा में, वर्ल्ड बैंक और ADB के डेटा में है। तो इसलिए हम उससे भी नहीं कह सकते कि भाई वो क्योंकि IMF कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। तो IMF ने खुद माना था पिछले साल और उससे पहले कि जो भारत का जो डेटा है वो रिलायबल नहीं है। तो नेशनल अकाउंट के डेटा को उन्होंने सी ग्रेड दिया, तो सी ग्रेड का मतलब है कि रिलायबल नहीं है। तो IMF ने खुद माना पिछले साल, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2011-12 की हम जब बेस पे लेते हैं, अब सरकार ने कहा हम 2022-23 के बेस पे ले रहे हैं, लेकिन 2022-23 के बेस पे भी जो डेटा बन रहा है उसमें भी वही कमजोरी है जो पहले के डेटा में थी। तो इसलिए वो चीज तो बदली नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये सही होगा, क्योंकि जो सरकार के डेटा में कमी है उसी वर्ल्ड बैंक के डेटा में कमी है। तो आपके हिसाब से इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है या सिर्फ वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है? देखिए, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि GDP जो आम आदमी का है वहां पे प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, है ना। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बढ़ी है, और जो कि दाम बढ़ रहा है तो उससे तो उनकी जो रियल परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, और जो उसका फायदा है वो हमारे जो बिजनेस क्लास है उसको पहुंचता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है, और दूसरी तरफ गरीबी भी है। तो भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है दुनिया में, और हमारा जो बिलियनर्स की संख्या है वो तीसरे स्थान पे है, अमेरिका और चीन के बाद। तो इतने गरीब देश में इतने ज्यादा बिलियनर्स होने का मतलब कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है देश में, गैर बराबरी बहुत ज्यादा है, तभी तो गरीबों की संख्या भी सबसे ज्यादा दुनिया में, बिलियनर्स की संख्या भी तीसरे स्थान पे हो गई है। तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। वो जब शहरी क्षेत्र को आगे बढ़ावा देती है, और खासकर उसमें भी जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनको बढ़ावा देती है। तो इससे क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो मतलब 3-4 बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जिनको सब कुछ मिल जाता है, और वो जो चाहते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स रेट, ED रेट के चलते हुए जो वो बिजनेस खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। तो जैसे बॉम्बे का एयरपोर्ट आप देख लें, आप सीमेंट में देख लें कि होलसेल में किसने ऑक्यूपाई किया, आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में हर 500 किलोमीटर पे एक पोर्ट है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप का है, एयरपोर्ट सब एक बिजनेस ग्रुप को मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका असर ये हो रहा है कि हमारा जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है उसको खतरा बढ़ गया, क्योंकि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है तो वो देश छोड़ के जा रहा है। तो 2014 से 2019 के बीच में 23,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए। 2019 में 7,500 चले गए, 2022 में फिर 7,500 चले गए। यानी कि 2.5 लाख अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल में से करीब 50,000 देश छोड़ के चले गए हैं, और बीच का डेटा है नहीं, जिसका मतलब कि 50,000 से भी जा रहे हैं, जो कहीं दुबई चले गए हैं, कोई US चला गया है, कोई केमन आइलैंड चला गया है, कोई कहीं चला गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गड़बड़ा गया है, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ गया है, क्योंकि कुछ ही जो है वही ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब इन्वेस्टमेंट से घबरा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है अर्थव्यवस्था में वो गिर गया है, और इसीलिए हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाती है। तो सरकार तो कह रही है कि देखो हमने तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है बजट में, और प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ा रहा। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि वो कह रहा है कि एक तो डिमांड कम है, और दूसरा ये कि वो घबरा गया है। तो जैसे कि राहुल बजाज ने अपनी डेथ के पहले कहा था कि आज बिजनेसमैन बोल नहीं रहा है क्योंकि वो घबराता है। तो जो बिजनेस की असलियत है वो हमारे सामने नहीं आती है। तो बिजनेस को अगर हमें बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो गैर बराबरी कम करनी पड़ेगी एक तो, और दूसरा ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बिजनेस के लिए वो क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्रोनी कैपिटलिज्म जब तक चलेगा तो बिजनेस क्लाइमेट ठीक नहीं रहेगी। और गैर बराबरी से होता क्या है कि अमीरों के हाथ में तो ज्यादा पैसा आता है, लेकिन उनको जो खपत करनी है वो तो खपत कर रहे हैं, गरीब के हाथ में कम जा रहा है। तो गरीब ही तो ज्यादा खपत करेगा। जो 94% है, अगर वो एक चप्पल भी एक एक्स्ट्रा खरीद ले, एक कटोरी भी एक्स्ट्रा खरीद ले, तो बहुत डिमांड हो जाएगी। तो हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत नैरो हो गया है, वो 6% जो समीर क्षेत्र है उस पर निर्भर कर गया है। तो अगर आप 100 रुपए एक अमीर को देंगे तो वो तो उसमें से कुछ खर्च नहीं करेगा, वो ज्यादा देख और वेकेशन कर देगा लंदन में, तो वो तो यहाँ पे खर्चा नहीं होगा। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको अगर आप 100 रुपए देंगे
तो अपने लिए चप्पल खरीद लेगा, पत्नी के लिए जो है कपड़ा खरीद लेगा, बच्चे के लिए स्कूल बैग खरीद लेगा, एक किचन के लिए कटोरी, पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। तो जितना गैर बराबरी होगी उतनी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए जो आरबीआई का डेटा दिखाता है कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो संग्रहित क्षेत्र का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो 70 और 75 के बीच में घूम रहा है। पैंडेमिक के दौरान तो वो बीच में 40% हो गया था, लेकिन जब वो 70 और 75 के बीच में घूमेगा तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे? अगर आप 100 एयर कंडीशनर बना सकते हैं और आपके सिर्फ 75 ही एयर कंडीशनर बिक रहे हैं, तो आप कैपेसिटी को 110 क्यों करेंगे? तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 के पास नहीं पहुंचता, तब तक एडिशनल इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए जब डिमांड कम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट अतिरिक्त नहीं करेगा, और वैसे भी घबराहट है कि हमें कहीं एक्वायर कोई कर लेगा, तो इसलिए भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करके वो छोड़ के बाहर जा रहा है। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में परेशानी है, और हम जो रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ा नहीं पा रहे, और उससे फिर हम जो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ नहीं जा पाएंगे, और एक समृद्ध समाज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब आदमी है वो बहुत ही गरीब है, उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया तो रिच हो रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन इंडियंस रिच नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि डॉलर में बात कर रहे हैं, रुपए की वैल्यू डिवैल्यूएट होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास है, या अमेरिका के पास है, या चाइना के पास है, मिडिल ईस्ट के पास तो नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट में भी अगर हम कंपेयर करते हैं, दुबई में भी कोई ऐसा मतलब यूएई में भी कुछ ऐसा प्रोडक्शन नहीं है, यूएई है या ओमान है, रुपए से और दरहम और रियाल में भी अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले 4-5-7 सालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। जिस तरह से रियाल डॉलर में आया है, उसी तरह से रुपए के साथ इनका भी डिफरेंस आया है। तो सिर्फ इंडियन रुपीज ही डाउन हो रहा है बस पूरी दुनिया में। देखिए, आपने कहा कि हम रिच हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी नहीं रिच हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी तो गरीब है, मतलब गरीबी में एक छोटा सा तबका 1-1.5%, 2% वो अमीर है। तो इसलिए हमें उसको सही ढंग से पेश करना चाहिए कि देश पूरा गरीब ही है। हम प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से हम 140वें स्थान पे हैं, यानी कि आम व्यक्ति बहुत ही गरीब है। जैसे मैंने कहा 94% जो हमारे संग्रहित क्षेत्र के हैं वो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। तो वो 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, अगर 2 भी मान लिया जाए तो 20,000 रुपए हो गया। अगर 2 लोग काम करने वाले हैं परिवार में, तो परिवार को तो 42,000 रुपए चाहिए। अगर वर्ल्ड बैंक की हम जो है पॉवर्टी लाइन के हिसाब से चले तो हम तो उससे बहुत नीचे हैं। यानी कि 90% तो हमारे देश में गरीब है। तो गरीब देश में एक छोटा सा तबका है जो अमीर है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार की नीतियां सही नहीं है। हमारी सरकार कह रही है कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित कर देंगे, जो हो नहीं सकता। हमारा जो माइक्रो सेक्टर है जिसमें 7 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ लोग काम करते हैं ना, वहां पे तो अगर आप देखें तो 1.7 व्यक्ति काम करता है। तो जो 1.7 व्यक्ति काम करता है उसको आप संगठित नहीं कर सकते। वो क्या तो मार्केटिंग करेगा, क्या तो फाइनेंस करेगा, क्या तो टेक्नोलॉजी करेगा, वो नहीं कर सकता। तो संगठित नहीं हो सकता। आप उसको किल कर सकते हैं, उसका जो यूनिट है वो बंद हो जाएगा, वो एक वर्कर बन जाएगा। उसी तरह हमारी कृषि में 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। उसमें बहुत सारे आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के किसान है, वो भी कभी संगठित नहीं हो सकते। तो उनको आप किल कर सकते हैं कि वो वर्कर बन जाए, उनका लैंड बिक जाए। तो इसलिए असंगठित को संगठित आप नहीं कर सकते। पर सरकार तो बार बार यही बोल रही है कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे, इसीलिए वो जीएसटी लाए। अब जीएसटी में भी कितना जो ब्लैक इनकम जनरेशन हो रहा है, कितना फेक कंपनीज हो रही है, कितनी गड़बड़ी हो रही है, और उससे असंगठित क्षेत्र पिट रहा है। तो इसलिए सरकार की जो नीतियां हैं, डिमोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन भी असंगठित क्षेत्र पिटा। पैंडेमिक में जब आपने देखा कि जब वो सडन लॉकडाउन हुआ तो असंगठित क्षेत्र पिट गया, तो असंगठित क्षेत्र तो धराशायी होता जा रहा है। तो इसलिए हमारी जो नीतियां हैं वही सही नहीं है। और हमारे अगर आप बजट में भी देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है तो संगठित क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया है। जैसे कि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, बड़े बड़े हाईवेज हैं, पावर सेक्टर है, और आपका आईटी सेक्टर है। इनमें भी रोजगार पैदा नहीं होता है, क्योंकि पहले तो सड़क बनती थी, सैकड़ों लोग काम करते थे। आज सड़क बनती है तो बड़े बड़े बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स, क्रेन्स और जेसीबी के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो सड़कों में भी जो आपको रोजगार इतना पैदा होता नहीं दिखेगा, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर में भी नहीं दिखेगा। और जहाँ पे रोजगार हो सकता है, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, उसी में हम कटौती कर देते हैं। तो हमारी सरकार की नीतियां ही
रोजगार पैदा करने की नहीं है, वो रोजगार को खत्म कर रही है। तो जब ये आप रोजगार को खत्म करेंगे तो गरीबी रहेगी, ये रोजगार खत्म होगा तो फिर आदमी को काम नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे 2016-17 में यूपी में पीओन की नौकरी निकली 360, उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। यानी कि आपने पीएचडी कर लिया और आप एक पीओन की नौकरी करने को तैयार है, आपने एमटेक कर लिया और आप एक पीओन की नौकरी, क्योंकि आपको सही काम नहीं मिल रहा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक ये बेरोजगारी रहेगी तो गरीबी भी रहेगी, और ये नीतियों पर निर्भर करता है कि हमारी नीतियां क्या बेरोजगारी को खत्म कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये सारी जो गलत नीतियां हैं, इसकी वजह से देश कमजोर है, इसी की वजह से हमारा एक्सपोर्ट में असर है, इसी की वजह से हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। क्योंकि रुपया कमजोर इसलिए होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारी जो डिमांड है डॉलर की वो ज्यादा होती है, बाकी करेंसी की भी डिमांड होती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब तक हमारा R&D नहीं होगा, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी, तो हम कमजोर रहेंगे। तो हमारा जो रुपया है तो डॉलर के हिसाब से भी गिरेगा, बाकी करेंसीज के हिसाब से भी गिरेगा। तो अगर आप देखें पिछले साल में जब से पश्चिम एशिया का युद्ध हुआ है, तो रुपया कमजोर हुआ, हालांकि कुछ और करेंसी और डॉलर के मुताबिक तेज हुई, हमारी करेंसी गिर गई। हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा टैरिफ की बात हुई, क्यों? क्योंकि जो अमेरिका वो हमें दबा रहा है। अमेरिका क्यों दबा रहा है? वो कह रहा है आप कृषि खोल दो अपना, हमारे पास कृषि का सरप्लस बहुत है। फिर वो कह रहा है कि रूस से आप ट्रेड कम करो। अब रूस से हम ट्रेड कैसे कम करें? हमारे तो बहुत सारा जो डिफेंस का इक्विपमेंट है वो अभी भी रूस का है, चाहे वो S-400 मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे सुखोई हो। तो इसलिए हमारी जो कमजोरी है वो एक तरफ टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ गरीबी है। ये दो चीजों को जब तक हम डील नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया के लेवल पे ये उन्नत देश नहीं कहलाएंगे और एक कमजोर देश कहलाएंगे। तो इसलिए हमको दबा देते हैं। अगर आप देखें, हम तो कहते रहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन क्या हम विश्व गुरु हैं? अगर हम विश्व गुरु होते तो बाहर के लोग हमारे देश में आते। लेकिन हमारे देश के यूथ जो है वो बड़ी तादाद में कनाडा जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अमेरिका लीगल या इलीगल घुसना चाहता है ना? तो क्यों वहां के लोग तो लाइन नहीं लगा रहे भारत आने के लिए, हमारे लोग लाइन लगा रहे हैं। और हम शर्म ही नहीं आती कि हम कहते हैं कि और H-1B वीजा दो, जिससे कि हमारे जो वेल ट्रेन्ड यूथ है वो वहां जाके काम करें। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम उनसे कह रहे हैं कि भाई H-1B वीजा दो, जिससे कि हमारा यूथ वहां जा पाए। हमें तो यहाँ पे अपने लिए नौकरी देनी चाहिए सबको, और जो जितना टैलेंटेड है उतना यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमें तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि सबको काम मिले और सही ढंग का काम मिले। ये तो बेसिक प्रॉब्लम आपने बताई। मैं जानना ही चाह रहा था, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ये जो वैल्यूएशन ऑफ रुपीज, वैल्यूएशन ऑफ करेंसीज होती है, वो डिमांड सप्लाई से मेरे ख्याल से होती है, डिमांड और सप्लाई की वजह से होती है। मतलब आपका एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, डिमांड कितनी है हमारी? डिमांड मतलब डॉलर की कितनी है और रुपए की कितनी है। फिर दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ कैपिटल फ्लोज होते हैं। कैपिटल फ्लोज मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, फिर हमारा रेमिटेंस आता है। तो कई तरह से डॉलर आते हैं और कई तरह से डॉलर जाते हैं। अभी हुआ क्या है कि ये 2024-25 के बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, और मतलब इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो गया है। 2 साल पहले $1 बिलियन नेट था, पिछले साल जो $7 बिलियन था, जबकि पहले $30-40 बिलियन आता था। तो ये कमजोरी क्यों है? जब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो फिर परेशानी होगी। दूसरा, हम R&D में कमजोर है। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने में मतलब बहुत तेजी से अमेरिका है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, वहां पे स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। हमारा स्टॉक मार्केट गिरा क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो AI में बहुत पीछे है, वो एक तरह से ना के बराबर है। हम एप्लीकेशन करते हैं पर AI नहीं डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास लार्ज लर्निंग मॉडल नहीं है। लार्ज लर्निंग मॉडल तो अमेरिका के पास है या चीन के पास है, तो हम उसमें कमजोर है। तो इसलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां वो गिरावट पे हैं, जबकि अमेरिका की 7 टेक्नोलॉजी कंपनियां बहुत आगे बढ़ गई। उसी तरह जैसे कोरिया है, ताइवान है, वो चिप बनाते हैं, उनकी कंपनियां कितनी आगे बढ़ गई। कोरिया में तो इसी साल अगर आप देखें तो जो उनका जो स्टॉक मार्केट में 110% की बढ़ावट हो गई। तो हमारे यहाँ अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो उसका तो नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरावट पे है और रुपया गिरावट पे है। जबकि वो अगर कोरिया में पैसा ले जाके इन्वेस्ट करेगा तो वहां पे तो 100% का रिटर्न उसका मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव रिटर्न है। डॉलर टर्म में
आउटकम हो। इसीलिए हमारे फॉरेन रिजर्व गिर गए। तो फिर मैं वही आता हूँ, अगर हम R&D में कमजोर होंगे तो हम वैश्वीकरण में कमजोर होंगे, हम ट्रेड में कमजोर होंगे, हमारे पास कैपिटल कम आएगा। तो हमें तो R&D डेवलप करना चाहिए था, जो हमने किया नहीं। हम 0.65% R&D में खर्च करते हैं, जबकि चीन और अमेरिका 3% खर्च करता है। यानी चीन हमसे 22 गुना ज्यादा खर्च करता है, अमेरिका हमसे 100 गुना ज्यादा खर्च करता है। इसीलिए चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और हम भी उन पर निर्भर हो गए। तो हमारी कमजोरी है R&D, और R&D की कमजोरी क्यों है? क्योंकि शिक्षा की कमजोरी है। हमारे स्कूल एजुकेशन हम रट्टा मार के जो सिखाते हैं तो जॉब नहीं होती, नॉलेज, तो इसलिए हायर एजुकेशन कमजोर हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन कमजोर होती है तो फिर हमारी R&D कमजोर हो जाती है। और दूसरी हमारी कमजोरी क्या है कि हमारे एक सामंतवादी देश है, फ्यूडल देश है। हमारे यहाँ ऊपर से ऑर्डर आता है और नीचे फॉलो करना पड़ता है, जबकि R&D में आपको नीचे से जो आइडियाज है उनको ऊपर लेना पड़ता है। आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्रिटिक करना पड़ता है। जब एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप क्रिटिक करते हैं तभी नई नॉलेज जनरेट होती है। अगर आप यही कहते रहेंगे कि सैमुअल लास्ट वर्ड इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स की प्रोग्रेस रुक जाएगी। अगर आप यही कहते रहेंगे कि लास्ट वर्ड जो फिजिक्स में समझिए प्रोफेसर डैशन है या डिराक है, तो फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जब तक आप क्रिटिक नहीं करेंगे तब तक नॉलेज आगे नहीं बढ़ेगी। और हमारे देश में तो जो यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशन में जो क्रिटिक करते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको एंटी नेशनल और क्या क्या अर्बन नक्सल वगैरह बोल दिया जाता है। तो खुली छूट नहीं है आइडिया जनरेट करने की। तो जब खुली छूट नहीं होगी तो हमारे यहाँ फिर R&D भी कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि दो चीजें हैं, एक तो शिक्षा पे हम ध्यान नहीं देते, R&D पर एजुकेशन में बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है जो अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हमारा जो 30, 40, 50 हजार हम जो वर्ल्ड क्लास जो बच्चे ट्रेन करते हैं वो सीधे अमेरिका चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, वो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। और हम शेमलेसली कहते रहेंगे और H1B वीजा दो, तो और हमारा टैलेंट बाहर चला जाता है। तो यानी कि हमारी जो नीतियां हैं जो शिक्षा के प्रति है, R&D के प्रति है, जो हमारा एटीट्यूड है हायर एजुकेशन की तरफ, वो गलत है। और उसमें हायर एजुकेशन में आपने देखा कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोचिंग बहुत बढ़ गया है, और कोचिंग बढ़ने से फिर क्वेश्चन पेपर लीकेज और तरह तरह की गड़बड़ी, जैसे कि फेक डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे हैं। तो इसलिए ये सारा जो हमारा एक जाए अब गलत दिशा में जो जा रहे हैं, जिससे कि हम असंगठित क्षेत्र को जो धराशायी कर दिया, जिससे हमारी शिक्षा बहुत ही कमजोर है, R&D बहुत कमजोर है, ये सारी चीज मिलकर देश बहुत ही कमजोर हो गया। तो ये सब बातों को समाप्त करते हुए अगर आप कोई एक 22 साल का यूथ आपसे सलाह ले, एडवाइस ले, तो आप क्या कहेंगे कि जॉब करो, स्टार्टअप करो, फ्रीलांसिंग करो या पासपोर्ट बनवा लो? देखिए, ये स्टार्टअप करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग चाहिए था, ट्रेनिंग ही बहुत कमजोर है। तो इसलिए जो हमारे जो बच्चे जो तेज हैं है ना, वो तो हम ज्यादातर 20, 30, 40 हजार बच्चे ट्रेन कर पाते हैं जी। हम तो मतलब करोड़ों में करना चाहिए ना, हम तो 150 करोड़ के करीब हैं। तो हमारे जो बच्चे आज हायर एजुकेशन से निकल के आ रहे हैं वो तो करोड़ों में है, तो वो कहाँ जाएंगे? हम 20-30 हजार लोगों की बात नहीं कर सकते। जो पिंक पेपर है वो तो दिखा देगा कि IIT का एक स्टूडेंट है उसको तो 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, तो 2 करोड़ का उसको पैकेज मिला, ये मतलब थोड़ा कि सबको 2 करोड़ का पैकेज मिल गया। उनमें से तो बहुत सारे जो IIT से निकलते हैं, IIM से निकलते हैं, तो बहुत ही कम सैलरी पे काम करते हैं। तो इसलिए हम एक गलत धारणा कर देते हैं कि नहीं हमारे बच्चे स्टार्टअप कर लेंगे, हमारे बच्चे अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। हमारे तो स्किलिंग मुश्किल हो रही है, हमारे जो आम जो बच्चे हैं उनको तो स्किल ट्रेनिंग मुश्किल हो रही है क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग बहुत कमजोर है। और सरकार का जो स्किलिंग मिशन है उसमें भी बहुत कम ही लोग हैं जिनको अच्छा ढंग का काम मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी स्किलिंग ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमारी समस्या बुनियादी है, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से हमारा काम नहीं चलने वाला। जो हमारी कमजोरी है वो लॉन्ग टर्म है। आपको बुनियादी तौर पे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, R&D, आपकी जो गैर बराबरी है, गैर बराबरी कैसे कम करें, फिर जाके ये तब्दीली होगी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता है कि AI से जॉब जाएगी या AI से फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, फायदा ज्यादा हो जाएगा, क्या लग रहा है? AI से भारत में बहुत बड़े लेवल पे जॉब जाएंगे, क्योंकि AI जो है वो मेंटल लेबर को डिस्प्लेस करता है। अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करता था। जैसे कि आप जो बुवाई करते थे तो हल बैल से करते थे, अब आप ट्रैक्टर से कर लेते हैं। तो जो 3 दिन लगते थे 1 एकड़ में आप 3 घंटे में कर लेते हैं।
उसी तरह हम कटाई करते थे तो हाथ से करते थे। आज जो आपका जो है हार्वेस्टर कंबाइन आ गया है, थ्रेशर आ गया है, पोटैटो डिगिंग मशीन आ गई है, आपके जो फैक्ट्री में रोबोटिक्स आ गया है। तो जो हमारे यहाँ काम मिल सकता था वो काम नहीं मिल रहा है। जैसे बैंकिंग ही देख लीजिए, 1990 में सारे काम के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पासबुक है, चेकबुक है, कैश है वगैरह के लिए। आज सारा काम आपके मोबाइल फोन पे जाता है, तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन उसका स्टाफ आधा हो गया। तो संगठित क्षेत्र में काम नहीं पैदा हो, हमको तो असंगठित क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, वहीं पे काम पैदा होगा और तभी जाके जब रोजगार पैदा होगा तो ये चीजें कुछ बेहतरीन होगी। तो इसलिए हमारी जो नीति है वो असंगठित क्षेत्र को कैसे हम और ज्यादा सुचारू बनाए, कैसे उसमें और ज्यादा तरक्की हो, जिससे कि हम और ज्यादा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए इक्विटेबल वे में। अभी तो इनइक्विटेबल है, जहाँ पे संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो जो इनइक्विटी है उसी से बहुत सारी हमारी समस्या है, उसी से हमारे जो आम परिवार है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो बहुत पैसा खर्च होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत पैसा खर्च होता है। तो एक अनइक्वल सिचुएशन है और ये इनइक्वालिटी से और ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। अगर मीडिया हर रोज इकोनॉमी की सही तस्वीर दिखानी शुरू कर दे तो हेडलाइंस क्या होगी? देखिए, हेडलाइन तो यही होगी कि एक गरीब देश है और जहाँ आम जनता परेशान है, वो उनकी आमदनी भी नहीं बढ़ रही, गरीबी भी है और जब बेरोजगारी भी है। हमारी एक रिपोर्ट आई थी 2022 अक्टूबर में, जब मैं चेयरमैन था एक कमीशन जो एक गांधीयंस ने सेटअप किया था, तो हमने दिखाया कि जो हमारे देश में 380 मिलियन यानी 38 करोड़ तो लोग हैं जिनके पास कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ है जिनके पास ढंग का काम नहीं है, बिल्कुल का नहीं है। तो हमने बताया कि 4 तरह की बेरोजगारी है। एक तो जो काम ढूंढ रहे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, दूसरा जो बाजार पे 10-12 घंटे खड़े होते हैं उनको 2 घंटे का काम मिलता है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। तीसरा वो है जो दुकान पे या खेत पे परिवार के 2-3 लोग बैठे रहते हैं जबकि काम सिर्फ एक का ही है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। और चौथा वो है जो काम ढूंढना ही जिन्होंने बंद कर दिया, और इसमें जो यूथ है 15 से 29 साल का वो बहुत बड़े लेवल पे है और जो महिलाएं हैं वो बहुत बड़े लेवल पे है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है उसी की वजह से गरीबी है, क्योंकि अगर जो 38 करोड़ लोगों को 145 करोड़ को जो है सपोर्ट करना है तो हर एक व्यक्ति पे 4.4 व्यक्ति का बोझ है। अगर 60 करोड़ होते जिनके पास ढंग का काम होता तो सिर्फ एक व्यक्ति को 2.2 को सपोर्ट करना पड़ता और स्थिति बेहतर हो जाती। तो इसलिए सबसे बड़ी जो हेडलाइन, वो अगर मतलब मीडिया भी एक्चुअली बिजनेस कंट्रोल करते हैं और बिजनेस वाले क्योंकि घबराते हैं तो आज सरकार के जो खिलाफ वो नहीं लिखना चाहते, तो इसीलिए वो सरकार के फेवर में ही ज्यादातर चीजें देते हैं। तो अगर मीडिया सही सही बोलता तो फिर जो आम आदमी है उसको असलियत पता लगती कि क्यों गरीबी है, क्यों परेशानी है। इसलिए मेरा मानना है कि जो मीडिया का रोल बहुत अहम है। एक जैसे कहा जाए ना कि एक जो क्रिएट करते हैं माहौल क्रिएट करने में मीडिया का रोल बहुत अहम है। कल सुबह से अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो 100 दिन में आपको बदलाव करना है, तो पहली फाइल कौन सी साइन करेंगे आप? ऐसा है कि देखिए, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में होता है। आज का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें संघर्ष क्षेत्र ही सारी नीतियां निर्धारित कर रहा है। तो संघर्ष क्षेत्र के बाहर कैसे जाएं उसके लिए तो सारी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी। अगर आपने पॉलिटिक्स बदल दी तो फिर ये डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की आवाज है वो दब जाती है। तो नीचे की आवाज, आप जैसे गांधी ने कहा था कि डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो होना चाहिए, हमारी नीतियां रही है डेवलपमेंट फ्रॉम अबव, मतलब जो ऊपर का तबका है उसको सब मिल जाता है और गरीब जो है उसको बहुत कम मिलता है, तो उसकी स्थिति जो बेहतरीन नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि 90% हमारे देशवासी तो गरीब है, वो मतलब गरीबी की रेखा के आसपास ही है वो 90% लोग, तो एक तरह से गरीबी है उनकी। तो इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है रोजगार कैसे हम पैदा करेंगे। तो रोजगार पैदा करने के लिए हमें जो हमारा माइक्रो सेक्टर है और जो स्मॉल सेक्टर है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। जब हम उसको बढ़ावा देंगे तभी जाके ये चीजें बेहतरी पे आएंगी। तो उसमें कृषि भी है, उसमें हमारा माइक्रो सेक्टर भी है। माइक्रो सेक्टर जो है वो जीएसटी से परेशान है, स्मॉल सेक्टर जीएसटी से परेशान है, तो जीएसटी का रिफॉर्म करना जरूरी है। फिर उनको मदद देना जरूरी है कि उनको हम मदद दें कि कैसे उनको फाइनेंस हो, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग हो, उसके लिए कोऑपरेटिव वगैरह हो। ये सब हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो एम्प्लॉयमेंट पे थी उसमें ये सारे कदम हम लोगों ने सुझाए थे कि किस प्रकार से नीतियां बदली जानी चाहिए, जिसके लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ही हमें बदलना पड़ेगा नीतियों का। आपको 100 दिन मिले थे सर,
तो 100 दिन में आपने बताया नहीं कि किस फाइल पे सबसे पहले सिग्नेचर करेंगे आप। जैसे मैंने कहा ना, सबसे पहले तो रोजगार ये बहुत ही अहम है, उसके बिना तो कुछ बदलाव होगा नहीं। तो रोजगार पैदा करने के लिए ही जो सारे कदम उठाने पड़ेंगे, और वही सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। कोई रास्ता दिखाई पड़ता है आपको? क्योंकि सारे अभी तो कुछ नहीं, अभी तो उल्टा हम जा रहे हैं। अभी तो हम रोजगार को कम कर रहे हैं, और ये खतरा जो है वो एआई के चलते और बढ़ जाएगा। जी। क्योंकि एआई में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो जो हमारे यहाँ तो बच्चों की ट्रेनिंग और भी कमजोर है, तो वो तो एआई का इस्तेमाल वगैरह ठीक से कर नहीं पाएंगे। और जो हमारे जो स्किल्ड बच्चे हैं उनको भी बड़े लेवल पे धक्का लगेगा, क्योंकि जो लार्ज लर्निंग मॉडल है वो तो अमेरिका और चीन से आ रहे हैं। तो इसलिए अभी से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम सबको रोजगार दें। मतलब ये एक लाइन में इसका सोल्यूशन नहीं है, इसके सोल्यूशन के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत है, बड़ी प्लानिंग को रिवाइज करने की और रिफॉर्म करने की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कोई ऐसी पॉलिसी जो आप फौरन खत्म करना चाहते हैं और एक कोई पॉलिसी जो फौरन आप शुरू करना चाहते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि अगर एक पॉलिसी हमें बदलनी है तो जीएसटी में तब्दीली लाना पड़ेगा। ये लास्ट पॉइंट टैक्स है, इसको सिर्फ लास्ट पॉइंट पे ही कलेक्ट करना चाहिए, ना कि हर स्टेज पे। लोग कहते हैं कि उससे काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मेरा मानना है कि उससे काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर लेवल पे फेक कंपनियां, ई वे बिल, सब में जब गलत काम हो रहे हैं, तो उससे काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं रुक रही है। काले धन की अर्थव्यवस्था तो रुकेगी जब सिंप्लीफिकेशन होगा। तो काले धन की अर्थव्यवस्था को रोकना ये बहुत ही अहम है। उसके लिए हमें मतलब जीएसटी का जो है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उस पर अंकुश लग पाए। लेकिन सर, आपने जैसे जीएसटी की बात की, जीएसटी में आपने कहा कि सिर्फ एंड पॉइंट पर टैक्स लगना चाहिए, उससे फायदा क्या होगा? लास्ट पॉइंट पे कलेक्ट करना चाहिए। हाँ। लास्ट पॉइंट पे कलेक्ट करना है तो उससे क्या है कि जो इनपुट क्रेडिट का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। और इनपुट क्रेडिट का जो चक्कर है उसी से हमारा असंगठित क्षेत्र धराशायी हो रहा है, क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं है तो उसका दाम कम नहीं होता, ऑर्गेनाइज सेक्टर का दाम कम हो जाता है, तो डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली जाती है। ये मैं बराबर लिख रहा हूँ। 1986 में मैंने पहले लिखा था कि क्यों मॉड वैट सही नहीं है। 2005 में मैंने लिखा कि वैट क्यों सही नहीं है। 2015 में मैंने लिखा कि जीएसटी क्यों सही नहीं है। और ये कहना कि जब फ्रांस में 1954 में हमारे यहाँ उनके यहाँ जीएसटी लागू हो गया था तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो जीएसटी जो हमारे यहाँ लागू हुआ है वो बहुत ही गलत है। वो सिंगल टैक्स नहीं है, वो उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है, और उसमें जो इनपुट क्रेडिट का सिस्टम है उससे हमारे असंगठित क्षेत्र पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। तो अगर असंगठित क्षेत्र गलत असर पड़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में गैर बराबरी तो और बढ़ती चली जाएगी, उससे हमारी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए हमें जीएसटी को रिफॉर्म करना और काले धन की अर्थव्यवस्था पे रोक लगाना ये बहुत ही अहम है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था मेरे हिसाब से आज हमारी जीडीपी का 60% ऊपर से है, अभी भी तो 60%। हाँ, मतलब कि बढ़ती चली जा रही है काले धन की अर्थव्यवस्था। जिस तरह से बिजनेसमैन बता रहे हैं कि करप्शन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो अभी भी हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। और उसकी वजह से फिर हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो कम रहता है। हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे निर्भर करता है। 11.5% 6.5% डायरेक्ट टैक्स से है। तो 11.5% जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव होता है। 6.5% जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो तो 1.5 करोड़ लोग ही पे करते हैं 150 करोड़ में, 1% लोग। तो हमारा बेस बहुत ही नैरो है। और जब तक अगर ये काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ गया तो ये हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो कम से कम 20-21% पहुंच जाएगा, जिससे फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकते हैं और उससे हमारे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो जाएगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था में कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें डायरेक्ट टैक्सेस ब्लैक इकोनॉमी से चेक करना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ लास्ट पॉइंट पे लग्जरी आइटम पे लगाना चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो 11.5% है वो गिर के 2-2.5% रह जाएगा। डायरेक्ट टैक्स हमारा 6.5% है वो 20-21% पहुंच जाएगा। तो हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो तेज हो जाएगा, उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट कम होने से हमारा इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, हमारा बोरोइंग कम होगा और हमारे स्टेट्स को सपोर्ट ज्यादा मिलेगी। और स्टेट वहां पे उनकी क्षमता कम हो गई है तो इसलिए उनको हमारे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। उनके पास जब साधन ज्यादा होंगे तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह बेहतर पे होगा। तो इसलिए ये रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है जीएसटी का और काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लगाने का। सर, प्राइम मिनिस्टर को आपको एक सेंटेंस कहना है ऑफ द कैमरा, तो क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि
भाई काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करो और जॉब बढ़ाओ, रोजगार ज्यादा दो। और रोजगार के लिए तो मतलब उनको मतलब सरकारी नौकरी नहीं, उनको कंडीशंस क्रिएट करनी है जिससे कि और ज्यादा रोजगार पैदा हो। सरकारी नौकरी आप देखें, पब्लिक सेक्टर और जो गवर्नमेंट है उसको मिला के 3% ही लोग हैं जो उसमें काम करते हैं। उसको 3 को आप 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, पर वो समाधान नहीं है। जब आप मतलब एक कंडीशन क्रिएट करेंगे जिससे कि ज्यादा रोजगार पैदा हो, तो वो स्थिति सरकार को लानी है। 2047 में इंडिया आजादी के 100 साल मनाएगा। मतलब आपको ज्यादा किस बात का डर है कि हम इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होंगे लेकिन सोशली डिवाइडेड होंगे, या फिर दोनों साथ साथ अचीव कर लेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर आज की नीतियां चलती रही तो हमारे सामने बहुत ही परेशानी का दौर होगा, क्योंकि आने वाले साल में एआई बढ़ेगा। आप देखें, जब पर्यावरण का जो है परेशानी बढ़ेगी, दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही है उसकी परेशानी बढ़ेगी। मतलब 2047 तो भूल जाइए, आने वाले 2-3 साल में ही हमें सामने बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो अब 2047 का तो दिख ही नहीं रहा कि क्या होने वाला है, क्योंकि 2047 तक तो आज आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी दुनिया में। तो इसलिए हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि आज ही की समस्या से हम जूझ नहीं पा रहे, तो नई समस्याओं के से जूझने के लिए तो हमको नई नीतियां चाहिए। वो नई नीतियां तो कहीं दिख नहीं रही हैं, और आज हम आपस के झगड़ों में लगे हुए हैं और उससे हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें जिस तरह का डिवाइड है, और जो ऑपोजिशन है वो कमजोर होता जा रहा है। तो ऑपोजिशन जितना कमजोर होगा उतना डेमोक्रेसी कमजोर होगी। तो जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी तो जो सही नीतियां वो तो लागू हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें तो अगले 2-3 साल के बारे में चिंता करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2047 का तो अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होने वाला। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। हमको आपसे बात तो कई मुद्दों पर अच्छी से करनी, इत्मीनान से करनी है। जब आपके पास वक्त होगा फिर हम बात करेंगे। अभी मुद्दों पर बात हो गई है। थैंक यू सो मच सर वक्त देने का। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।